मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने हाथों में गन्स लिए आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं, जिनमें से एक डैनियल फॉरेस्टर भी होता है जो कि कुछ लोगों के साथ सीधा पानी में गिरता है। पानी से बाहर आते ही डैन अपनी गन लोड करता है और यहाँ से हमें सीन 28 साल पीछे का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डैन अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके लिए ढेर सारा सामान लिए घर वापस आ रहा था। घर पहुँचने पर उसकी वाइफ उसे एक लेटर देती है जो कि डैन के पिता ने अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थडे विश के लिए भेजा था, लेकिन डैन अपने पिता से किसी बात को लेकर नाराज था, इसलिए वो उनके लेटर को इग्नोर कर देता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डैन एक बायोलॉजिस्ट था, लेकिन इन दिनों वो टीचिंग कर रहा था जिसमें उसका ज्यादा ध्यान नहीं था। इसी वजह से वो किसी और जॉब के इंटरव्यू के लिए घर से निकलता है जो कि उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसे कंपनी की ओर से रिजेक्शन कॉल आ जाती है, जिस वजह से वो बहुत दुखी होता है। वापस घर आकर वो अपनी बेटी के साथ टीवी पर फुटबॉल मैच देखने लगता है, लेकिन तभी फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से आर्मी सोल्जर बाहर आते हैं और साथ ही में उनकी एक कमांडर भी होती है जिसका नाम होता है लेफ्टिनेंट हार्ट। वो सबको बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं और हमारे यहाँ आने का कारण है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से हमारे पास सैनिकों की कमी है। हमें आप सबकी जरूरत है। जितने भी लोग इस वक्त हमारी मदद करेंगे हम उतनी जल्दी जंग जीत पाएंगे। उनकी बात को सीरियस लेते हुए प्रेजेंट टाइम की सरकार मान जाती है और काफी लोगों को उनके साथ फ्यूचर में भेज देती है। प्रेजेंट टाइम से जाने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए भेजा जाता है और फिर वो लोग वापस आते थे और दूसरे लोगों को भेजा जाता था, लेकिन हर बार गए हुए बहुत सारे लोग जंग में शहीद भी हो जाते और जो बच जाते वो भी बहुत जख्मी हालत में वापस आते थे। पूरा 1 साल बीत चुका था, लोग वॉर में जाते थे, बहुत सारे लोग मारे जाते और सिर्फ कुछ ही वापस आ पाते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डैन को दोबारा से देखते हैं। उस दिन ना तो डैन का पढ़ाने का मन था और ना ही बच्चों का पढ़ने का। तभी डैन के फोन पर मिलिट्री द्वारा उस कैंप में आने के लिए मैसेज भेजा जाता है। जब डैन वहां जाता है तो उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके हाथ पर एक डिवाइस फिट कर दी जाती है जिसको फिट करते टाइम उसे बहुत दर्द भी होता है। फिर उसे वहाँ के ऑफिसर बताते हैं कि इस बार वॉर में जाने वाले लोगों में तुम्हें भी चुना गया है और साथ ही वो डैन को बताते हैं कि 7 सालों बाद उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए तुमको भी वॉर में अपना योगदान देना होगा। कैंप से बाहर आकर डैन सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि एक थेरेपिस्ट थी। वो उन लोगों की थेरेपी किया करती थी जो जंग में लड़कर वापस आया करते थे। डैन के हाथ पर वो मिलिट्री डिवाइस देखते ही उसकी वाइफ समझ जाती है कि इस बार डैन को भी जंग में जाने के लिए चुना गया है, लेकिन वो डैन को वॉर में जाने से मना करती है। तो डैन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें और अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिसे सुनकर डैन की वाइफ उसे कहती है कि फिर हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। तो डैन उसे बताता है कि मैं तुम लोगों के साथ भागकर कहीं शिप नहीं सकता क्योंकि मिलिट्री उसके हाथ पर लगाई गई डिवाइस से उसे कहीं भी ट्रैक कर सकती है। जिसे सुनकर डैन की वाइफ कहती है कि तुम अपने पिता से मिलकर ये डिवाइस रिमूव करने को कहो, लेकिन डैन कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे अपने डैड से किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि जब डैन छोटा था उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से डैन कभी भी अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर डैन ना चाहते हुए भी अपने पिता के पास जाता है। डैन के पिता भी आर्मी में रह चुके थे और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के बारे में उन्हें काफी कुछ पता था। आर्मी से रिटायर होने के बाद अब वो प्राइवेट प्लेन्स उड़ाने का काम करते थे। डैन और उसके पिता के बीच बातचीत शुरू होती है। डैन अपने हाथ पर लगाई डिवाइस दिखाते हुए अपने पिता को कहता है कि इसे हटाने में मेरी मदद कीजिए, जिसे सुनकर डैन के पिता कहते हैं कि मैं इसे बड़े आराम से निकाल दूंगा। लेकिन तभी डैन अपने पास्ट की बात छेड़ लेता है। वो अपने पिता से कहता है कि जब आप मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर गए थे उस वक्त आपको मेरा ख्याल क्यों नहीं आया, जिसे सुनकर डैन के पिता को गुस्सा आ जाता है। डैन भी बहुत जिद्दी था, वो अपनी डिवाइस बिना निकलवाए ही वहाँ से वापस आ जाता है और घर वापस आकर अपनी वाइफ से कहता है कि ये डिवाइस रिमूव नहीं हो सकती और कोई चारा नहीं है, मुझे वॉर में जाना ही होगा। जिसे सुनकर उसकी वाइफ बहुत उदास होती है और उसे कहती है कि जाने से पहले अपनी बेटी से एक बार मिल लो। फिर डैन गार्डन में अपनी बेटी से मिलता है और उसे गुड बाय कहता है। फिर वो मिलिट्री कैंप में आ जाता है जहाँ पर उसे और बाकी लोगों को वॉर में भेजने की ट्रेनिंग दी जाती है। कैंप में ट्रेनिंग के दौरान डैन की दोस्ती एक ब्लैक आदमी से होती है। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन है तो हम उस टाइम में क्यों नहीं जा रहे जिस टाइम में वॉर शुरू ही नहीं हुई थी। वॉर शुरू होने से पहले ही हम लोग वहाँ पहुँचकर उनको रोक सकते हैं जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तभी उनके सामने बैठा सोल्जर उन्हें बताता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है वो सिर्फ
सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब कि हम सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकते हैं, पास्ट में नहीं। और इसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि जिनके साथ वॉर चल रही है वो इंसान नहीं है बल्कि एलियंस हैं जो इंसानों पर अटैक करते हैं। अभी डैन और बाकी लोगों की ट्रेनिंग चल ही रही थी कि तभी रात को कैंप में एक इमरजेंसी अलार्म स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और सबको बताती है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, हम सबको फौरन फ्यूचर में जाना होगा क्योंकि फ्यूचर में हमारी एक सीक्रेट लैब है और उस लैब के बारे में एलियंस को पता चल चुका है और हमें वहाँ जाकर उन्हें लैब तक पहुँचने से रोकना होगा। फिर ये उस टाइम मशीन की हेल्प से फ्यूचर में जाने लगते हैं, लेकिन तभी टाइम मशीन में कोई खराबी आ जाती है। ये सब फ्यूचर में पहुँच तो जाते हैं लेकिन मशीन खराब होने की वजह से जमीन पर लैंड नहीं कर पाते और आसमान से सीधा धरती की ओर गिरने लगते हैं। और यहाँ पर हम वही सीन देखते हैं जहाँ से मूवी शुरू हुई थी, जिसमें डैन के साथ और भी बहुत सारे लोग आसमान से धरती पर गिर रहे होते हैं। डैन और उसके साथी पानी में गिरने की वजह से बच जाते हैं और बाकी सब जमीन पर गिरने की वजह से वहीं पर मारे जाते हैं। अब इन्हीं लोगों को एलियन से लड़ना था। तभी फ्यूचर में इन्हें कमांड देने के लिए रेडियो पर एक फीमेल कर्नल आती है। वो उन्हें एक मिशन देती है कि पास में ही एक लैब है जहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। डैन का काम था उन फंसे हुए लोगों को बचाना और वहाँ से हार्ड ड्राइव लेकर आना। लेकिन जब डैन अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में पहुँचता है तो देखता है कि सब लोग मारे जा चुके थे। डैन उस फीमेल कर्नल को इसके बारे में बताता है और फिर हार्ड ड्राइव को ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही वो सब उस बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं तभी वहाँ पर छिपे हुए एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। बिल्डिंग में बहुत ज्यादा एलियंस थे। फीमेल कर्नल डैन की टीम को जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का ऑर्डर देती है क्योंकि ये उस बिल्डिंग पर मिसाइल फेंककर बिल्डिंग को गिराना चाहते थे ताकि सभी एलियन उसके अंदर ही मारे जाएं। डैन और उसकी टीम के बाहर निकलते ही बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं जिससे कि वो एलियंस मारे भी जाते हैं। लेकिन इस सब के दौरान डैन की टीम के मेंबर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और डैन भी बेहोश हो चुका था। फिर जब डैन को होश आता है तो वो खुद को और अपने दोस्तों को कैंप में पाता है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। बाहर इन्हें एक और आदमी मिलता है। इन्हें पता चलता है कि ये आदमी 3 बार फ्यूचर में जंग लड़ने के लिए आ चुका है। वो डैन को बताता है कि उसका नाम डॉरेन है और कहता है कि मुझे कैंसर है, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ लेकिन मैं आम मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए मैं जंग के मैदान में 3 बार आ चुका हूँ। डैन उससे बहुत इंस्पायर होता है। फिर वो फीमेल कर्नल डैन को बुलाकर शाबाशी देती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो डैन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। तभी वो कर्नल बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ जो फ्यूचर में बड़ी हो चुकी हूँ। डैन उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो कर्नल उसे रोक देती है और कहती है कि आप यहाँ पर एक सोल्जर बनकर आए हैं। डैन को उस वक्त फील होता है कि उसकी बेटी का बिहेवियर भी वैसा ही है जैसा डैन का अपने पिता के साथ था और डैन समझ जाता है कि जैसे मैं अपनी बेटी और वाइफ को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, ऐसे ही किसी मजबूरी के कारण मेरे पिता ने भी मुझे और मेरी माँ को छोड़ा होगा। तभी डैन की बेटी यानी कि कर्नल डैन को कहती है कि आप ज्यादा मत सोचिए, हमें हमारे अगले मिशन की तैयारी करनी है। डैन मिशन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हमें वहाँ पर जाना होगा जहाँ फीमेल एलियंस अंडे देती हैं और वहाँ से हमें एक फीमेल एलियन को पकड़कर रिसर्च बेस पर लेकर आना होगा ताकि हम ये पता लगा सकें कि ये एलियंस आए कहाँ से हैं और उन्हें कैसे मारा जा सकता है। अब डैन और उसकी बेटी हेलीकॉप्टर पर बैठकर उस जगह जाने लगते हैं और रास्ते में डैन की बेटी उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इन एलियंस को खत्म करना होगा, नहीं तो ये सारी मानव जाति का सफाया कर देंगे। फिर ये उस जगह पर पहुँचते हैं। कर्नल डैन को कहती है कि आप हेलीकॉप्टर पर ही रहना, मैं नीचे जाकर बाकी सैनिकों की मदद करती हूँ। नीचे सब लोग उस फीमेल एलियन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो एलियन बहुत ही ताकतवर थी जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। इतने में बाकी एलियंस को भी पता चल जाता है और वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखकर डैन भी नीचे आ जाता है और ये सब उस फीमेल एलियन को पकड़कर केज में डालने में कामयाब हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से उसे रिसर्च बेस पर ले आते हैं। लेकिन इससे पहले कि डैन और उसकी बेटी हेलीकॉप्टर में चढ़ पाते, वहाँ पर मौजूद एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से एक गाड़ी लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। एलियंस भी इनका पीछा करते हैं। ये उन एलियंस पर फायरिंग करते हैं और एक समंदर के किनारे आकर गाड़ी रोकते हैं। कर्नल डैन को हेलीकॉप्टर से उतरने की वजह पूछती है और उसे डांटती है, लेकिन डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें इस तरह खतरे में देखकर अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि बस मैं आपके मुंह से और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तो डैन अपनी बेटी से पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो कर्नल कहती है कि जैसे आप अपने डैड से नफरत करते हैं, याद है आपको जब मैं छोटी थी तो आप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद आप और मॉम दोनों अलग हो गए थे और कुछ ही साल बाद आपकी डेथ हो गई। मैंने जिंदगी का बहुत अहम वक्त आपके बिना गुजारा है और मैं हमेशा आपको याद करती थी। इन सब बातों की वजह से वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए वो दोनों खुद को संभालते हैं और बेस पहुंचने के लिए वहां से चल पड़ते हैं। बेस पहुंचते ही कर्नल उस एलियन की बॉडी में से सैंपल लेती है ताकि कोई ऐसी चीज बना सके जिससे कि एलियंस को मारा जा सके। फिर
डैन वहाँ आता है। कर्नल डैन को कहती है कि मैं सैंपल से टॉक्सिन बना तो लूंगी, लेकिन यहाँ पर उतना टॉक्सिन तैयार नहीं किया जा सकता जितना यहाँ पर मौजूद एलियंस को मारने के लिए चाहिए। फिर वो डैन को कहती है कि ये टॉक्सिन आपको अपनी टाइमलाइन में लेकर जाना होगा और इसकी कॉपीज तैयार करके टॉक्सिन को यहाँ पर लेकर आना होगा। ये सुनकर डैन कर्नल को कहता है कि इतने सारे होनहार सैनिकों को छोड़कर तुम ये काम मुझे करने के लिए क्यों कह रही हो? तो कर्नल कहती है कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा आप पर करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप इस काम के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। लेकिन डैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद एलियंस बहुत खतरनाक हैं और दिनों दिन उनकी गिनती बढ़ रही है। लेकिन कर्नल कहती है कि डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इन एलियंस का सामना कर सकती हूँ। और फिर वो डैन को वापस प्रेजेंट टाइम में जाने के लिए मना लेती है। फिर वो उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ से डैन ने टाइम मशीन के जरिए वापस जाना था। लेकिन तभी उस फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो जोर जोर से घुराने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी सब एलियंस भी उस कैंप की ओर आने लगते हैं। टाइम मशीन की ओर जाते हुए कर्नल और डैन का सामना एलियन से होता है, लेकिन इस मुकाबले में एक एलियन कर्नल को काफी जख्मी कर देता है। डैन जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन कर्नल अपने डैड को कहती है कि अगर इन एलियंस को हमेशा के लिए खत्म करना है तो आपको वापस जाना होगा। साथ ही वो डैन से किए गए बुरे बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है और कहती है कि मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे और मेरी माँ से करते हैं। इतने में एक एलियन वहाँ आ जाता है और कर्नल को अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए डैन भी उसके पीछे छलांग लगाता है, लेकिन उसी वक्त टाइम मशीन पोर्टल के जरिए डैन और उसके साथ गए और लोगों को प्रेजेंट टाइम में लाकर जमीन पर गिरा देती है। जब डैन को होश आता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके सामने एलियंस ने उसकी बेटी को मार दिया था। फिर डैन के पास लेफ्टिनेंट हार्ट पहुँचती है। डैन उसे टॉक्सिन का सैंपल देता है और कहता है कि जल्दी से इस टॉक्सिन की ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बनाएं, मुझे इसे फ्यूचर में लेकर जाना होगा ताकि उन सब एलियंस को खत्म किया जा सके। तो लेफ्टिनेंट हार्ट उसे कहती है कि अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, क्योंकि फ्यूचर में हमारे बेस पर एलियंस ने हमला कर दिया है और सारा बेस तबाह हो चुका है, जिस वजह से टाइम मशीन भी बर्बाद हो चुकी है। ये सुनने के बाद डैन अंदर से टूट जाता है। वो सीधा अपने घर जाता है और अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है, उन्हें गले से लगाता है। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर बहुत बहादुरी वाला काम करने वाली है। वो अपनी वाइफ को फ्यूचर के बारे में सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि कैसे हमारी बेटी ने एक एलियन को पकड़कर उससे टॉक्सिन तैयार किया। इसके बाद डैन सीधा डॉरेन के पास जाता है, जो डैन के साथ ही प्रेजेंट टाइम में वापस आ चुका था। डॉरेन के पास एलियन का एक नाखून था जो उसने लॉकेट के तौर पर अपने गले में पहन रखा था। तभी डैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस नाखून को लेकर सीधा अपने फ्रेंड के पास पहुंचता है ताकि उसके ऊपर रिसर्च करके कुछ पता लगाया जा सके। डैन का फ्रेंड उस नाखून को अच्छे से चेक करने के बाद बताता है कि इसमें ज्वालामुखी के लावा की राख मौजूद है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन इनके लिए काफी नहीं थी। तभी डैन को याद आता है कि जिस क्लास में डैन पढ़ाता है उसमें एक ऐसा बच्चा है जो ज्वालामुखी और लावा जैसी बातों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। वो उसकी मदद लेने की सोचता है। फिर ये सभी लोग उस बच्चे के पास पहुंचते हैं। वो बच्चा बताता है कि जिस जगह से लावा निकला था उसके कई साल बाद वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई थी और इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि वो लावा और उसकी राख इस बर्फ के नीचे दब गए और हो सकता है कि बरसों से एलियन वहीं पर मौजूद हों और आने वाले टाइम में जब गर्मी बढ़ेगी और बर्फ पिघलने लगेगी तो हो सकता है कि वो एलियंस बाहर आ जाएं। वो बच्चा इनको सारी लोकेशन भी समझा देता है। डैन अपने साथियों को लेकर मिलिट्री के हेड से मिलता है और उन्हें कहता है कि हमें इस जगह जाना होगा ताकि हम एलियंस को खत्म कर सकें। लेकिन मिलिट्री हेड डैन को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। डैन पहले तो बहुत निराश होता है, लेकिन फिर उसे अपने डैड का ख्याल आता है कि उनको प्लेन्स का बहुत शौक है और उनके पास कोई ना कोई प्लेन मौजूद भी होगा। डैन वहाँ से सीधा अपने डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर आने वाले फ्यूचर में मिलिट्री की कर्नल बनेगी और साथ ही फ्यूचर की वॉर के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर हम प्रेजेंट में एलियंस का ठिकाना ढूंढकर उन्हें खत्म कर दें तो फ्यूचर में कोई वॉर नहीं होगी। वो डैन की बात मान लेते हैं और उसका साथ देने के लिए प्लेन लेकर चलने की तैयारी करने लगते हैं। इतने में लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहाँ पर आ जाती है और अपने साथ ढेर सारी टॉक्सिन की कॉपीज को लेकर प्लेन में चढ़ने की तैयारी करने लगती है। इनकी टीम में और भी कुछ लोग थे जो वहाँ जाकर एलियंस को ढूंढकर मारने वाले थे। अब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बर्फ को तोड़ने के लिए वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि नीचे जाने के लिए एक सुरंग बन जाती है। डैन के फादर और उनका एक और साथी बाहर रुकने का फैसला करते हैं। डैन दूसरे साथियों को लेकर नीचे जाने लगता है। जब ये सब नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कई सालों से यहाँ पर एक एलियन शिप क्रैश हुई पड़ी थी, जिसमें काफी एलियंस मरे हुए थे।
लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने स्लीपिंग कैप्सूल में अभी जिंदा थे। डैन अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमारे पास टॉक्सिन है, क्यों ना हम इन सब पर वो टॉक्सिन इंजेक्ट कर दें ताकि ये सभी एलियंस इसी वक्त खत्म हो जाएं और आने वाले फ्यूचर में ये एलियंस किसी को कोई नुकसान न कर पाए। जैसे ही डैन और उसके साथी एलियंस पर टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, टॉक्सिन के असर की वजह से वो एलियन शोर मचाने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर बाकी एलियंस भी जाग जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। फिर डैन का दोस्त डॉरिन कहता है कि ये एलियंस बहुत ज्यादा हैं, इन्हें खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जल्दी से इस जगह को ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाए, जिससे ये सारे एलियंस मर सकते हैं। वो डैन को कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा और बॉम्ब से शिप को उड़ा दूंगा, और वो डैन को बाकी सबको बाहर निकालने के लिए कह देता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर कोई एलियन यहाँ से बचकर जमीन पर आ भी जाए तो उस पर टॉक्सिन का यूज करके मार डालना। जैसे ही डैन बाहर निकलता है तो वो देखता है कि पहले से ही एक बहुत बड़ी फीमेल एलियन बाहर आ चुकी है, जिसने डैन के डैड पर हमला भी किया है। फिर वो एलियन इन्हें मारने के लिए दोबारा से इनकी ओर बढ़ने लगती है। उस फीमेल एलियन का सामना डैन से होता है और मौका मिलते ही डैन टॉक्सिन को एलियन के एक हाथ में इंजेक्ट कर देता है और उस टॉक्सिन के अंदर जाते ही वो एलियन तड़पने लगती है, क्योंकि टॉक्सिन की वजह से उसका हाथ जलने लगा था। एलियन अपने पूरे हाथ को अपनी बॉडी से उखाड़ फेंकती है। एलियन को तड़पते देख डैन बहुत खुश होता है कि फाइनली एक ऐसी चीज मिल गई है जिससे एलियन को मारा जा सकता है। लेकिन जब डैन के फादर ये देखते हैं कि वो फीमेल एलियन अभी भी जिंदा है और डैन पर हमला करने वाली है, तो वो पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर अपने हाथ पर चाकू से कट लगाते हैं ताकि उनके खून की महक से वो एलियन डैन को छोड़कर उनकी तरफ आ जाए। और ऐसा ही होता है। खून की महक आते ही एलियन बड़ी तेजी से डैन के पिता की ओर भागती है। डैन ये सब देख रहा था कि उसके पिता डैन को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान करने जा रहे थे। वो अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। वो टॉक्सिन का एक और इंजेक्शन अपने हाथ में लेता है और उस एलियन के गले में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि उस एलियन की पूरी बॉडी गलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो एलियन पूरी तरह से नष्ट होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये सब होने के बाद वो सेफली घर पहुंचते हैं और डैन अपनी वाइफ और बेटी को गले से लगाता है और हम देखते हैं कि इस बार डैन के पिता भी उसके साथ घर आते हैं और अपनी ग्रैंडडॉटर से मिलते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।